हिंदू शाहियों और गजनवियों पर अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले हम अफगानिस्तान की इस्लामिक जगत को दी गई दो अनमोल नेमतों की बात कर लेते हैं, जिनका असर काफी दूर तक रहा, काफी देर तक रहा। इनकी ही वजह से इस्लाम का स्वर्ण युग आ पाया। सन 750 के दशक में इस्लाम के एक दूसरे संस्करण का, एक ज्यादा नर्म और आध्यात्मिक धारा का जन्म हुआ, सूफीवाद। सूफी विचारधारा पहले कहां उभरी, इस पर फिलहाल मतभेद हैं, पर कुछ शुरुआती सूफी संत खुरासान और बल्ख से ताल्लुक रखते थे। बल्ख की अब्बासियों को एक और बड़ी देन थी। बल्ख के बौद्ध विहार, जिसे अरब नौबहार कहते थे, वहां के प्रमुख का नाम था बर्मक। बर्मक के वंशजों को बर्मकी कहते हैं, तो संभावना है कि बर्मकी असल में मूलतः भारतीय बौद्ध होंगे। इसी बर्मकी घराने से आधी शताब्दी से भी ज्यादा समय तक अब्बासियों के वजीर यानी प्रधानमंत्री आते थे। न सिर्फ इतना, ये बर्मकी अब्बासी युवराजों के सबसे प्रमुख शिक्षक हुआ करते थे। अरबों के हमलों का कम से कम इतना असर तो हुआ कि 9वीं शताब्दी के आते आते तुर्क शाहियों ने अपनी राजधानी कपीश से बदलकर काबुल कर ली। दूसरी ओर लगभग इसी समय पहले जुनबिल लाविक राजा वुजविर की मृत्यु हो गई और उसके बेटे खानान लाविक ने शासन शुरू किया और सन 782 तक उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। और ऐसा भी मालूम होता है कि लगभग इसी समय तक अरबों ने बोस्त और जमींदावर पर कब्जा कर लिया था। सन 780 के आसपास गिलगित बल्तिस्तान में पतोला शाही की जगह कयानी घराने ने ले ली। ऐसे संकेत मिलते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के राजाओं की अरबों से झड़पें हुई हैं। आपको यह जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि सन 800 के आसपास तुर्क शाही राज्य तिब्बतियों के प्रभाव मंडल में आ गया। हालांकि कुछ 15 साल काबुल क्षेत्र में सक्रिय रहकर तिब्बती वापस चले गए और उससे 30 साल बाद तिब्बती साम्राज्य बिखर गया। सन 811 में इस्लामिक जगत का चौथा फितना शुरू हो गया। इसने अब्बासियों की शक्ति को खोखला कर दिया और इसमें बर्मकियों का पतन हो गया। कई क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे जो कहने के लिए तो अब्बासियों के मांडलिक थे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर स्वतंत्र थे। अरबों के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल बात यह थी कि इनमें से अधिकांश घराने ऐसे थे जिनके पूर्वज पारसी थे और इस्लाम अपनाने के बावजूद उन्होंने अपनी फारसी सासानी संस्कृति नहीं छोड़ी थी। इसके कुछ उदाहरण हैं सामानी राजघराने के आदि पुरुष सामान खुदा, ताहिरियों के पूर्व पिता रुजैक, बुयाइयों के आदि पुरुष पन्हा खुसरो वगैरह। इस तरह से ईरान और मध्य एशिया अरबों के हाथों से निकलकर क्षेत्रीय फारसी मुस्लिम राज्यों के हाथ में चला गया। ये राज्य थे खुरासान के ताहिरी, जिनके मुख्यालय थे निशापुर और मर्व, और ताजिकिस्तान के पूर्वज माने जाने वाले सामानी, जिनके मुख्यालय थे बुखारा और समरकंद। बाद में सिस्तान के सफारी और फारस के बुयाई भी उभरे। ऐसे और भी कई राज्य थे। इस घटनाक्रम को आजकल ईरानियन इंटरमीजो कहा जाता है, यानी फारसी राजनैतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो इस्लाम को मजबूरन फारसी संस्कृति को अपनाना ही पड़ा। इसका एक और मतलब था, अब तुर्कों का इस्लामीकरण तो हो रहा था, लेकिन फारसी रंग में। इसे हम थोड़ी देर से देखेंगे। सन 840 के दशक में आखिरी तुर्क शाही शासक लघु तुर्मान को हटाकर कल्लर देव नाम के उसके मंत्री अथवा सेनापति ने काबुल में हिंदू शाही स्थापित की। हिंदू शाहियों को अगर हम केवल शाही या शाहीय भी कहें तो भी गलत न होगा। हिंदू शाहियों के बारे में हमें ज्यादातर जानकारी अल बेरूनी की किताब उल हिंद से और कश्मीर के लिखित इतिहास राज तरंगिणी से मिलती है। कश्मीर के लिखित इतिहास राज तरंगिणी में इसे लल्लीय शाही कहा गया है। तो इस तरह से काबुल शाही के दो घराने हुए, तुर्क शाही या बौद्ध शाही और लल्लीय शाही या हिंदू शाही। हिंदू शाहियों के काल में कई मंदिर बने, जिनके भग्नावशेष आज भी पश्चिम पंजाब में मौजूद हैं। सन 850 के दशक में सिंध में हब्बारी घराना उभर आया था और साथ में मुल्तान और माकरान के राज्य भी। कल्लर के बाद वासुदेव का शासन शुरू होता है। हाल ही में इसके सिक्के बल्ख तक पाए गए हैं। लेकिन हिंदू शाहियों की एक और वंशावली प्राप्त होती है। उसके अनुसार कल्लर देव के बाद सामंत देव का शासन आया और सामंत देव के बाद कमल वर्मन का। सन 865-66 के दरमियान पांचवा फितना हुआ, जिससे अब्बासी और भी कमजोर पड़ गए।
दक्षिणी अफगानिस्तान के सिस्तान में ताहिरियों के इलाके में एक और ईरानी मुस्लिम राज्य उभर कर आया, सफ़ारी साम्राज्य, जिसका संस्थापक था याकूब इब्न अल लैस अल सफ़ार। याकूब के 3 भाइयों ने भी उसकी मदद की थी। सफ़ारियों पर भी फारसी संस्कृति का गहरा प्रभाव था, लिहाजा अफगानिस्तान में भी इस्लाम के फारसी संस्करण का ही प्रचार हुआ। यहां पर अरबी भाषा केवल धर्म ग्रंथों तक और लोगों के नामकरण तक सीमित रही, जैसा कि भारत में कालांतर में संस्कृत के साथ हुआ। इस दौरान सन 868 और 72 के बीच याकूब ने अफगानिस्तान के पुराने हिंदू बौद्ध राज्यों को अपने बस में कर लिया। उसने गोर और बामियान के बौद्ध शासकों को अपने अधीन कर लिया और जुनबिल राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। याकूब ने काबुल घाटी पर भी चढ़ाई की और हिंदू शाहियों को हराया। शायद इसी समय हिंदू शाहियों ने अपनी राजधानी कुबा से बदलकर सिंधु नदी के किनारे उद्भांडपुर में कर ली थी। तभी याकूब का ध्यान भटका और उसने सन 873 में ताहिरी राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर उसने आगे बढ़कर बगदाद जीतने की नाकाम कोशिश की और इस हिमाकत में वो मारा गया। याकूब गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के समकालीन था। याकूब के बाद उसका भाई अम्र अगला सफ़ारी अमीर बना। उसने खुरासान पर हक जताने की कोशिश की और इसीलिए इस्माइल सामानी से उसकी बल्ख में टक्कर हो गई। इस्माइल ने अम्र को पकड़कर बगदाद भेज दिया, जहां उसको सजाए मौत दी गई। इस्माइल सामानी को असल में ताजिकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है और ताजिकिस्तान की मुद्रा का तो नाम ही सोमोनी है। बल्ख के युद्ध के बाद सामानियों का अफगानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा हो गया और सफ़ारी केवल सिस्तान तक ही सिमट कर रह गए। इसके बाद काबुल और बाकी अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, इसका इतिहास कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन कश्मीर के इतिहास राज तरंगिणी और सिस्तान के इतिहास तारीखे सिस्तान से हमें कुछ अंश प्राप्त होते हैं। तो एक संभावना बनती है जो काफी हद तक तर्क संगत मालूम होती है। याकूब ने अफगानिस्तान में अपना राज फैलाया, लेकिन उसकी मौत के बाद अफगानिस्तान के राजाओं ने अपने अपने इलाके वापस ले लिए। वासुदेव के बाद कमल वर्मन कुबा का हिंदू शाही शासक बना। इसके शासनकाल में सन 900 ईस्वी के आसपास जब सफ़ारी अमीर अम्र सामानियों से उलझा हुआ था, तब कमल वर्मन की मदद से अष्टा और तोरमन नाम के 2 हिंदू राजाओं ने गजनी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अष्टा ने विद्रोह किया, जिसे कमल वर्मन ने कश्मीर के राजा की मदद से दबा दिया। राज तरंगिणी में कश्मीर की रानी सुगंधा के काल में हिंदू शाहियों पर चढ़ाई का वर्णन है। शायद ये वही प्रसंग हो। कमल वर्मन के बाद भीमदेव हिंदू शाही शासक बना, जिसकी बेटी का विवाह कश्मीर के उत्पल राजघराने में हुआ था। भीमदेव का शासन काफी लंबा चला, लेकिन तब के मुस्लिम इतिहासकार गजनी पर जुनबिल लाविकों का शासन बताते हैं। भीमदेव के शासनकाल के दौरान इस्लामिक जगत में काफी हलचल मची हुई थी। अब्बासियों के कमजोर पड़ने के लगभग 100 साल बाद कई और ईरानी राज्य उभरे। उनमें से एक था फारस का बुयाई घराना, जो कि एक ईरानी शिया राज्य था। बुयाइयों के पूर्वज भी सासानी काल में पारसी रईस ही थे। तो बुयाइयों ने आगे बढ़कर बगदाद पर कब्जा कर लिया और अब्बासी खलीफाओं को अपनी जेब में रख लिया। इससे अब्बासियों और अफगानिस्तान का फासला और भी बढ़ गया। अब हम तुर्कों के फारसीकरण और इस्लामीकरण की बात फिर से शुरू करते हैं। गोक तुर्कों के पतन के बाद तुर्क लगभग अनाथ हो गए थे। सामानियों ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया और तुर्कों का बड़े पैमाने पर इस्लामीकरण किया। कई तुर्क बच्चों और युवाओं को गुलाम बनाकर फौज में या दरबार में पाला जाता था। इस्माइल सामानी के पोते नासर द्वितीय का ऐसा ही एक गुलाम था, अल्प तिगिन, महमूद गजनवी का नाना। सन 961 में अल्प तिगिन ने बामियान का राज्य समाप्त कर दिया, गोरियों को अपने अधीन कर लिया और आगे बढ़कर लाविकों से गजनी छीन ली। अल्प तिगिन ने गजनी में अपना मुख्यालय बनाया और व्यावहारिक तौर पर सामानियों से अलग हो गया। गजनी पर अधिकार के अगले ही साल अल्प तिगिन की मृत्यु हो गई और उसका बेटा अबू इशाक गजनी का शासक बना। अल्प तिगिन के पराक्रमों के लिए तुर्क जगत में आज भी उसे याद किया जाता है। यह सब हिंदू शाही राजा भीमदेव के शासनकाल में हो रहा था। भीमदेव के शासनकाल की आखिरी महत्वपूर्ण घटना थी हिंदू शाहियों और लाविकों का गजनी पर आक्रमण, जो कि असफल रहा। उसके कुछ ही समय बाद भीमदेव की भी मृत्यु हो गई। भीमदेव के बाद अगला हिंदू शाही शासक बना जयपाल। यहां एक बात आपको स्पष्ट कर देते हैं कि जयपाल के पिता का नाम हुतपाल बताया जाता है। यह हुतपाल ही भीमदेव है या नहीं, इस पर फिलहाल संदेह है।
असल में भीमदेव ने ही जयपाल को अपना उत्तराधिकारी चुना था। अबू इशाक का शासन 3 साल चला और उसकी मौत के बाद उसका गुलाम बिल्गे तेगिन गजनी का अमीर बना। लेकिन लाविकों के बचे खुचे राज्य को खत्म करते समय सन 975 में वो मारा गया और एक और तुर्क सिपाही बोरी तेगिन ने सत्ता संभाली। बोरी तेगिन काफी अलोकप्रिय था। इस समय एक आदमी चुपचाप बैठकर दूर से ये सब तमाशा देख रहा था। ये था अल्प तेगिन का गुलाम और दामाद महमूद गजनवी का पिता सबुक तेगिन। गजनी की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए सन 977 में हिंदू शाही राजा जयपाल और लाविकों ने मिलकर गजनी पर हमला किया, लेकिन सबुक तेगिन ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें लमगान के युद्ध में बुरी तरह से हराकर वापस लौटा दिया। सबुक तेगिन ने लगे हाथ बोरी तेगिन को भी सिंहासन से हटा दिया और खुद गजनी का अमीर बन गया। यहां से गजनवी राजवंश का आगाज होता है। इसको हम यामिनी घराना भी कहते हैं। इसके कुछ समय बाद ऐसा मालूम होता है कि सबुक तेगिन ने काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन अभी भी गजनवी सामानियों के अमीर ही कहलाते थे और वो पूरी तरह से फारसी संस्कृति में रंगे हुए थे। इस बीच मिस्र में एक शिया इमामत उभर कर आई जिसे हम फातिमी इमामत कहते हैं। ऐसा ही एक और शिया घराना उभरा करामतियों का, जिसके प्रतिनिधि आज बहरेन में राज कर रहे हैं। करामतियों ने मक्का मदीना में विध्वंस मचाया, जिसके लिए वो सारे इस्लामिक जगत में बदनाम हुए। इन्हीं करामतियों की एक शाखा मुल्तान आ गई और इन्हीं ने मुल्तान का सूर्य मंदिर भी तोड़ा। ये काफी कट्टर थे और मिस्र के फातिमियों को अपना खलीफा मानते थे। इसके बाद सबुक तेगिन और जयपाल की अगली टक्कर हुई सन 990 के आसपास, कश्मीर की सरहद पर किशन गंगा नदी के किनारे, जहां सबुक तेगिन ने हिंदू शाहियों और कई राजपूत राजाओं की संयुक्त सेना को हराया। ऐसा मुगल कालीन इतिहासकार फरिश्ता कहता है। सबुक तेगिन वहां कैसे पहुंचा, ये तो फरिश्ते ही जाने। सबुक तेगिन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्थानीय पश्तून और अन्य अफगान तेजी से मुस्लिम बने और उसकी सेना में भर्ती हुए। सबुक तेगिन ने पेशावर भी ले लिया। कायदे से देखा जाए तो इस्लाम के पूर्व के अफगानिस्तान का अध्याय यहीं समाप्त हो जाता है। बगदाद में बैठे अब्बासी खलीफाओं ने सबुक तेगिन की प्रशंसा की और खलीफाओं को प्रसन्न करने के लिए ये तुर्क बहुत ही क्रूर हो जाते थे। इस समय के पंजाब के इतिहास पर धुंध छाई हुई है। कुछ स्रोतों के हिसाब से इस समय लाहौर पर कोई भरत नाम का राजा राज कर रहा था, जिसे जयपाल के बेटे राजकुमार आनंद पाल ने सन 990 में हराकर लाहौर पर अधिकार कर लिया। अपने अंतिम दिनों में सबुक तेगिन ने सामानियों को खुरासान में फैले विद्रोह को दबाने में मदद की। उसका बेटा महमूद इस समय निशापुर में था। सन 997 में सबुक तेगिन की मृत्यु हो गई और उसका छोटा बेटा इस्माइल अगला अमीर बना। महमूद ने खुरासान के विद्रोहियों को वहीं छोड़ दिया और तुरंत आकर अपने भाई को कैद कर लिया। सामानियों ने और अब्बासी खलीफाओं ने महमूद को मान्यता दे दी। इसके कुछ ही समय बाद काराखानी तुर्कों ने सामानियों का सफाया कर दिया। तो अब महमूद हर दृष्टि से एक स्वतंत्र शासक बन चुका था, सुल्तान महमूद गजनवी। इससे पहले कि कारा खान खुरासान ले पाते, महमूद ने उस पर कब्जा कर लिया। इस समय महमूद की उतनी उम्र नहीं थी जितना जयपाल के पास तजुर्बा था। तो जयपाल ने कई राजपूत राजाओं की संयुक्त सेना बनाकर गजनी पर हमले की तैयारी की। सन 1001 में महमूद और जयपाल के बीच पेशावर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इसमें हिंदू शाहियों ने महमूद को कड़ी टक्कर दी। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन महमूद जीत गया। जयपाल ने पराजय के बाद हुए घोर अपमान से दुखी होकर आत्मदाह कर लिया। जयपाल के बेटे आनंद पाल ने युद्ध की अच्छी तैयारी कर रखी थी। उसने पश्चिम पंजाब में नंदना का किला मजबूत किया और लाहौर के आसपास अपनी दूसरी सुरक्षा पंक्ति तैयार की। तो नंदना और लाहौर इनकी वैकल्पिक राजधानियां बन गईं। भारत के कई राज्यों ने आनंद पाल की मदद के लिए सेनाएं भेजी, जिनमें कन्नौज के प्रतिहार और मालवा के परमार राजा भोज भी शामिल थे। केवल एक ही पीढ़ी के अंदर हिंदू शाही हमला करने वालों से घटकर हमला बचने वाले बनकर रह गए। इस बीच सन 1003 में महमूद ने बचे हुए सफारियों का सफाया कर डाला। सन 1004 में उसने पंजाब के एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र भेरा को लूटा। सन 1005 में महमूद ने मुल्तान के करामतियों को सबक सिखाया, लेकिन तभी कारा खानों ने खुरासान पर हमला कर दिया, जिसका महमूद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आते जाते उसने रास्ते में गोरियों का दमन किया और उनका धर्म परिवर्तन कर डाला।
तो मोहम्मद गोरी से 7 पीढ़ियों पहले यानी करीब 125 साल पहले मोहम्मद गोरी के पूर्वज बौद्ध हुआ करते थे। सन 1008 में महमूद और आनंद पाल के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, अटक से कुछ ही दूर सिंधु नदी के किनारे। इसे छाछ या चाच का युद्ध भी कहा जाता है। आनंद पाल और उसके साथियों ने महमूद को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में हार गए। एक अनुमान यह भी है कि आनंद पाल इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। पंजाब का एक बहुत बड़ा भाग महमूद की बलि चढ़ गया और भारत के दरवाजे महमूद के लिए खुल गए। उसके बाद उसने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पर आक्रमण किया। सन 1010 में मुल्तान के करामतियों का सफाया कर डाला। सन 1011 में हब्बारी घराने के पतन के बाद महमूद ने सिंध को अपने अधीन कर लिया और भारत पर अगले हमलों की तैयारी करने लगा। सिंधियों के इष्टदेव झूलेलाल की कहानी भी लगभग इसी समय की है। सन 1010 के आसपास आनंद पाल की मृत्यु हो गई और त्रिलोचन पाल अगला हिंदू शाही शासक बना, लेकिन उसे भी महमूद ने सन 1013 में बुलनाद के युद्ध में हरा दिया। तो एक के बाद एक 3 पीढ़ियों को महमूद ने हराया। हालांकि महमूद का कश्मीर पर हमला असफल रहा और उसका लाहौर को जीतने का पहला प्रयास भी बेकार गया। सन 1021 में महमूद ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि त्रिलोचन पाल महमूद से आगे लड़ पाता, त्रिलोचन पाल की हत्या उसके अपने ही सैनिकों ने कर दी। त्रिलोचन पाल के उत्तराधिकारी भीमपाल का सन 1026 के बाद कुछ पता नहीं है। यहां आकर हिंदू शाहियों की कहानी खत्म हो जाती है। तो महमूद गजनवी के भारत पर कई हमले हुए। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज और कुरुक्षेत्र, मथुरा और सोमनाथ के मंदिर टूटे और लूटे गए। भारत से लूटी गई दौलत का महमूद ने अपनी राजधानी गजनी के उद्धार में इस्तेमाल किया और बगदाद की तरह ही गजनी भी इस्लामिक जगत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र बन गया। असल में यह पूरा कालखंड इस्लाम का स्वर्ण युग कहलाता है। महमूद का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान था। उसने कई कलाकारों और विद्वानों को आश्रय दिया, जिनमें से एक था अल बेरूनी, जिसकी दी हुई जानकारी की वजह से ही हम आज हिंदू शाहियों के बारे में जानते हैं। राज तरंगिणी भी इसके लगभग 100 साल के अंदर अंदर लिखी गई। महमूद ने ईरान के बुयाइयों को हराया और ईरान और मध्य एशिया में भी कई कारनामे किए, जिन्हें हम फिर कभी देखेंगे। भारतीय इतिहास में शायद ही कोई ऐसा घराना हो जिसने इतने बड़े, इतने घमासान और इतने निर्णायक युद्ध एक के बाद एक लड़े। लेकिन हिंदू शाहियों को आज खुद हिंदू भूल चुके हैं। हिंदू कुश पर्वत आज भी उनके बलिदानों की गवाही देता है। लेकिन हिंदू शाहियों से हमें एक सबक तो जरूर मिलता है कि सरहदें हमेशा महफूज रहनी चाहिए और आपका दुश्मन सबसे पहले उन्हीं रखवालों को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो सावधान रहिएगा।